नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान पर अमेरिका के हमले से और भड़के युद्ध की, अमेरिका की कार्रवाई पर भड़की दुनिया की। देखेंगे ईरान पर अमेरिकी हमलों पर क्या है भारत का रुख, डीजीसीए ने एयर इंडिया को क्यों दी चेतावनी, जानेंगे कैसे तेजस्वी के दबाव में आए सीएम नीतीश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे फडणवीस सरकार को क्यों हाईकोर्ट से लगी फटकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए घर घर पहुंचकर किया जाएगा सत्यापन का काम। बिहार चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। एयर इंडिया का फैसला, ईरान, इराक और इजराइल होकर नहीं जाएंगी एयर इंडिया की उड़ानें। दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर किया फैसला। मिस्र के विदेश मंत्री की भारत यात्रा रद्द, पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने वाले थे मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल-लाती। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना मन से गठबंधन की चर्चा तेज, संजय राउत बोले फैसला सिर्फ ठाकरे भाइयों का होगा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री ने इस संघर्ष को और तेज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भले ही निशाना बनाया, लेकिन उसके हमले उतने कामयाब नहीं रहे। और अब इसके जवाब में ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं, उन्होंने भयंकर तबाही मचाई है। तो कैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला कर इजराइल की बढ़ाई मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है, जिसके तहत इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में 86 लोग घायल हुए हैं। ईरान के ये हमले अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद किए गए हैं। 22 जून की सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए बम बरसाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, एंट्री गेट पर जरूर कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद इस बात की भी पुष्टि कर दी गई कि इस हमले के बाद कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। यानी अमेरिका का हमला तो फेल हो गया, लेकिन इसने ईरान इजराइल जंग को जरूर तेज कर दिया। ईरान इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका से बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं है। भले ही अमेरिका ईरान पर हमला करके भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, फिर भी हम इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। जिसके जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी कि ईरान की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी हमले ने इस युद्ध को और भड़का दिया है। यही वजह है कि इसके लिए अमेरिका को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तमाम देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले देशों ने भी अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर इस हमले को गलत बताया है। तो कैसे ईरान पर हमला कर खुद ही घिर गया अमेरिका, क्या है तमाम देशों का रुख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान पर अमेरिका के हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उसके इस एक्शन की हर तरफ निंदा हो रही है। चीन से लेकर सऊदी, पाकिस्तान तक सभी देशों ने इस कार्रवाई को युद्ध भड़काने वाला बताया है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। जो पाकिस्तान कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा था, आज उसने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला गलत है। इसके अलावा सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी स्थिति पर चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की। वहीं चीन ने कहा कि वॉशिंगटन ने पिछले समय की रणनीतिक भूल को दोहराया है, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ये ईरान इजराइल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में सैन्य दखल से खतरनाक नतीजे सामने आए हैं। 2003 का इराक युद्ध इसका उदाहरण है। लीबिया की बगावत हो, कहीं भी अमेरिकी दखल के परिणाम सुखद नहीं रहे। वहीं लैटिन अमेरिका के देशों ने तो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने इस हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है।
कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, क्यूबा ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को यूएन चार्टर का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन बताया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने तीखे स्वर में कहा कि शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे उन नियमों को तोड़कर इस्तेमाल करें जो हम इंसानों ने खुद बनाए हैं, चाहे आप अमेरिका ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी सदस्य देशों से तनाव कम करने का आह्वान करते हुए कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। जहां तमाम देशों ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है, ऐसे में सबकी नजरें भारत पर टिकी हुई थी कि क्या अब भी भारत इस युद्ध को लेकर तटस्थ ही रहेगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। वहीं तमाम राजनीतिक चेहरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। तो इस तनाव पर पीएम सहित भारत के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से क्या आई है प्रतिक्रिया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत से सभी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और क्षेत्रीय शांति की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। वहीं कांग्रेस ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। पार्टी ने बयान जारी कर कहा, इससे युद्ध भड़काने की संभावना बढ़ चुकी है, इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने अमेरिका और इजरायल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किया गया ये हमला अफसोसजनक है। इस हमले से आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजरायल का चेहरा सामने आ गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका और इजरायल पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। नकवी ने सभी देशों से इस हमले की निंदा करने की अपील की। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम देशों की चुप्पी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मुस्लिम मुल्क वहाँ हैं, वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आज इसका ये हाल है, कल दूसरों का भी ऐसा हाल होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी जरूर आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आपका भला किया हो, तो ये विदेश नीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये तनाव वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। इस मुद्दे को लेकर अब भारत की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई है, तो चिंताएं हवाई यात्रा में सुरक्षा को लेकर भी बनी हुई हैं। और अब इस सिलसिले में एयर इंडिया पर गाज गिरती जा रही है। हाल ही में डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया था और अब डीजीसीए ने एयर इंडिया को उसके लाइसेंस रद्द किए जाने की चेतावनी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशंस में गड़बड़ियां बंद नहीं हुई तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। ये चेतावनी पायलटों की ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में बार-बार गंभीर गलतियों के चलते आई है। हाल ही में डीजीसीए ने एयर इंडिया को 3 बड़े अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया था। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग की चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। इनके खिलाफ यह एक्शन एविएशन सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया था। डीजीसीए ने साफ कहा कि इन्हें तुरंत क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग के काम से हटाया जाए। ये पूरा मामला 12 जून को अहमदाबाद में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद और गंभीर हो गया। उस दिन लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही क्रैश हो गई थी। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जिसमें यात्रियों समेत 275 लोगों की जान चली गई। डीजीसीए का कहना है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एयर इंडिया को अपने सिस्टम में सुधार करना होगा, वरना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। अहमदाबाद में एयर इंडिया हादसे के बाद से डीजीसीए एक्शन में है, तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया, जिसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, तो क्या कुछ कहना है तेजस्वी का, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उनकी नकल करते हैं। सीएम में कुछ ओरिजिनल करने की ताकत नहीं बची। विपक्ष की लोकप्रियता से एनडीए के लोगों में घबराहट है। तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम निरंतर कह रहे हैं कि हम एनडीए सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि नीतीश कुमार हमारे हर वादे, योजना, विजन और सोच की नकल करेंगे।
पहले नौकरी रोजगार की बात पर और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विषय पर नीतीश कुमार जी और बीजेपी को बारी बारी हमारी हर बात की नकल करना पड़ रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जो मुख्यमंत्री 20 साल से आलोचना के बावजूद पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे, उसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा और उसके प्रचार प्रसार से सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर सीएम पर ऐसा दबाव बनाया कि मजबूर होकर नीतीश सरकार को अपना अहंकार त्याग कर पेंशन बढ़ाना पड़ा। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार और सीएम नीतीश हमारी बराबरी नहीं कर पाए। नीतीश कुमार हमारे दबाव की वजह से हरकत में आए और सिर्फ 1100 रुपए पर ही रुक गए। ये सब दिखाता है नीतीश कुमार और बीजेपी का ध्यान सिर्फ चुनाव पर है। विपक्ष की लोकप्रियता से एनडीए के लोग इतने घबराए हुए हैं कि तेजस्वी यादव की हर बात की नकल करते हैं। विवश होकर ही सही, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह सत्ता पक्ष विपक्ष की सोच, दूरदृष्टि और राजनीति का अनुसरण और अनुकरण कर रहा है। अब सचमुच नीतीश कुमार थक चुके हैं और अब उनमें कुछ ओरिजिनल करने की ताकत नहीं बची है। अब वो बस तेजस्वी की ही नकल कर सकते हैं। बिहार की जनता असल और नकल का अंतर जानती है। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। सपा प्रमुख ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया और साथ ही बीजेपी पर महिलाओं के शोषण, कुंभ हादसे के आंकड़े छिपाने जैसे मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। तो और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राज्य में सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं महिलाओं से एक वादा भी किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी तो स्त्री सम्मान योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में महिलाओं और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस झूठे केस बनाकर उनका शोषण कर रही है। इधर देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। अखिलेश ने वादा किया कि सपा 2027 के चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने का काम करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कुंभ मेले में हुए हादसे का जिक्र करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर पीड़ितों के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी नहीं चाहती थी कि हादसे की संख्या पिछली घटनाओं से ज्यादा दिखे, इसलिए आंकड़े दबाए गए। बताते चले कि अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि सपा और कांग्रेस मिलकर यूपी चुनाव लड़ेंगे। उनके इस हमले ने बीजेपी को अभी से टेंशन दे दी है। सियासी गलियारों में अब अखिलेश के इस ऐलान की खूब चर्चाएं हो रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे फडणवीस सरकार को क्यों हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। आमतौर पर विपक्ष सरकार पर अपराधियों को शह देने के आरोप लगाते रहा है, लेकिन इस बार इसे लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार का ये दोहरा रवैया स्वीकार नहीं है। सरकार अपना रुख साफ करे और कड़ा एक्शन ले। तो क्यों फडणवीस सरकार से नाराज हुआ हाईकोर्ट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्य में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। फिर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य की ये दोहरी नीति स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं की जाती बल्कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। दरअसल कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पालघर में 3 लोगों ने उसके प्लॉट पर बिना इजाजत लिए निर्माण कर लिया है। नगर निगम ने तो नोटिस दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और वसई विरार नगर निगम को न केवल अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया, बल्कि इस निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बार बार देखा गया है कि पहले बिना अनुमति के निर्माण किया जाता है, फिर उसे वैध कराने के लिए आवेदन दिया जाता है। ये साफ तौर पर कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। अब तक इन अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार बिल्डर, अफसर और पुलिस कोई सजा नहीं पा रहे हैं, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की भावना खत्म हो रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसई विरार नगर निगम के कमिश्नर को यह भी आदेश दिया कि जो अधिकारी इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
इससे यह संदेश जाएगा कि कानून का पालन करना जरूरी है। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे शहरों में जितने वैध निर्माण हैं, लगभग उतने ही अवैध निर्माण भी हैं। राज्य की ये नीति, जिसमें अवैध निर्माणकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस मामले ने महाराष्ट्र की लचर कानून व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये को उजागर कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।